गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कृतिका का भाग 2 पढ़ेंगे आज। अभी हम पार्ट 2 पढ़ रहे थे, मेरे संग की औरतें। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसका आधा भाग पढ़ लिया है और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये चैप्टर पहले आधा हुआ था, अब आधा हम इस वीडियो में करेंगे। तो पेज नंबर है 22 पेज नंबर निकाल लीजिए। अब देखिए कि पहले हमने इस चैप्टर में जो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है, अपनी दादी के बारे में बताया है, अपनी माँ के बारे में बताया है कि वो लोग कैसी थी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम किस तरह से 5 बहनें आई, उस एक के बाद एक, फिर किस तरह से हमारा छोटा भाई राजीव आया, किस तरह से हम 3 बहनें और जो हमारा भाई राजीव था वो लेखन में आ गया। और क्योंकि मैं मेरे से बड़ी बहन और मैं, हमारे समय हिंदी का समय था तो हमने हिंदी में लिखना शुरू किया। उसके बाद हमारी जो बहन है, मतलब 2 बहनों को छोड़ के जो 5वें नंबर की बहन है अचला, उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया क्योंकि उस समय अंग्रेजी का ज़माना आ चुका था। उसके बाद मेरे भाई जो राजीव थे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो इस तरह से लेखिका ने सबके बारे में बताया है, वो अपन ने अभी पार्ट 1 में पढ़ लिया था। अब हम इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या है कि इसमें लेखिका बताती हैं कि हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। यानी कि कितने भाई बहन थे वो? 6 में से 4 लिखते थे, सबसे बड़ी दोनों बहनें, फिर उसके बाद जो तीसरे चौथे नंबर की थी वो नहीं लिखती थी, फिर 5वें नंबर की बहन लिखती थी और सबसे छोटा भाई जो राजीव था वो लिखता था। तो 6 भाई बहनों में से 4 लिखते थे। और कहती हैं कि और बाकी पूरा खानदान हमें पढ़ता था, यानी सब लोग हमें पढ़ते थे, हमारे लिखे हुए को, लेखों को पढ़ते थे। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। लेखिका कह रही है कि हम 4 लिखते थे, हमें पूरा खानदान पढ़ता था, लेकिन लेखिका कह रही है कि मेरे ससुराल वाले मेरे लेखों को नहीं पढ़ते थे। तो पहले तो मुझे बहुत फील होता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा फील महसूस होता था कि देखो मेरे लेखों को ये कोई नहीं पढ़ते। लेकिन बाद में मुझे अच्छा भी लगने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे और फिर बाद में मेरे उस लेखों में कमियां निकालेंगे। आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, यानी कि मुझे जो वो कमियां निकालते, मेरी आलोचना करते मेरे लेखों की, उनसे मुझे अब सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ना ही वो पढ़ते हैं और ना ही वो उनमें कमियां निकाल पाते हैं। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। लेखिका कह रही है मैं अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी उन दोनों बहनों की बातें कर रही हूँ। अदेवी यानी कि वो दोनों बहनों की बात कर रही हूँ जो कि परदादी की मन्नत के नतीजा है। उन्हीं ने मन्नत मांगी तो वो आई, एक के बाद एक हम 5 बहनें आई, और लेकिन वो दोनों लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुला से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें 1.25 से। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम ये था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर, यानी कि लेखक पिताजी क्या कहते थे कि लेखिका बनने से कोई सांस ज्यादा नहीं लेनी पड़ती, सांस तो उतनी ही लेनी पड़ती है, लेकिन अपना कर्म हमें करना चाहिए। जो हमें आता है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, उसे हमें उजागर करना चाहिए, उसे दबाकर नहीं रखना चाहिए। सांस तो सभी भरा इस दुनिया में आए हैं, तो जितनी सांसें हैं वो तो लेनी ही है, लेकिन उनके साथ साथ अगर हम अपना कर्म ज्यादा करते हैं, अपना कार्य अगर कुछ हटके कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा सांसों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उन्हीं सांसों में हमारा वो कार्य भी पूर्ण हो जाता है। और फिर कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि मेरे चौथे नंबर वाली बहन रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी।
और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। यानी कि पिताजी क्या करते थे कि लेखिका की बहनें जब स्कूल से घर लौटती थी तो भरी दोपहर बहुत तेज धूप होती थी, तो ऐसे में बस स्टैंड जहाँ पे बस स्कूल बस उतारती थी उस स्टैंड पर उनके पिता एक गाड़ी उन्हें लेने के लिए भेज देते थे। तो सबसे छोटी बहन अचला तो गाड़ी में बैठ जाती थी, लेकिन रेणु जो थी 4th नंबर वाली बहन, वो नहीं बैठती थी, क्योंकि उसका मानना था कि ये सामंतशाही का प्रतीक है, यानी कि एक दिखावे का प्रतीक है और मैं दिखावा करना नहीं चाहती, इतनी सी दूर पैदल मैं चल सकती हूँ। लेकिन पिताजी का या तो ये गाड़ी भेजना, एक तो उनका लाड़ प्यार था कि मेरी बच्चियां धूप में पैदल आएंगी, या फिर रसोइये को काम से जल्दी फ्री करना कि वे दोनों आ जाएंगी, जल्दी से खाना खा लेंगी तो रसोइया भी समय से फ्री हो जाएगा, इस चीज का होने था। तो करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने तरबतर खरामा खरामा यानी धीरे धीरे, खरामा खरामा मीन्स धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। यानी कि अब लेखिका क्या कह रहे हैं वो कि जो रेणु थी वो पैदल पैदल आती थी, पिताजी इस बात से खूब कुड़ते भूनते थे। माँ को तो कोई मतलब ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन पिताजी उस बात से काफी कई बार चिढ़ जाते थे। सोचते थे कि इतना सब करने के बाद भी ये पैदल पैदल आ रही है, पसीने पसीने हो रही है, तो वो उस बात पे बहुत दुखी होते थे। और लेकिन माँ तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं था, बस देखती थी हाँ ठीक है, तो उस बस देखने के बाद वो नजरअंदाज कर देती थी, उनको कोई लेना देना नहीं था। अब उसके बाद कैसे आती थी वो, धीरे धीरे आती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, कि गाड़ी में बैठने का तो उसे परहेज था ही, साथ में उसे इम्तिहान देने से, परीक्षा देने का भी उसे परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। यानी कि वो कैसे अड़ गई कि मुझे बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं, कि अगर मुझे लगेगा इम्तिहान देने से कोई फायदा है तो मैं इम्तिहान दूंगी, नहीं तो मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, यानी माँ ने कहा कि पिताजी से पूछो कि क्या फायदे हैं और क्यों देना है तुम्हें एग्जाम। ठीक है, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। यानी पिताजी ने फिर कुछ उसको आश्वासन दिया कि भाई अगर तुम पढ़ोगी, इम्तिहान दोगी, बीए पास करोगी तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, लोग तुम्हें पढ़े लिखे होने के नाते इज्जत से देखेंगे, इज्जत करेंगे, ऐसे उन्होंने तर्क दिए। लेकिन ये तर्क ना तो रेणु को ही विश्वसनीय लगे, ना ही पिताजी को विश्वसनीय लगे। फिर आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर, कि उसने बीए किया लेकिन सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। तो और सिर्फ पास होने लायक नंबर लाकर उसने बीए कर लिया। सच बोलने पर वे माँ से 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी कि वो हमेशा सच बोलती थी कि, और चाहे ये सच्चाई बोलने पर लोगों को कई बार लगता था कि मजाक है, लेकिन वो सच बोलती थी कि मैं इत्र नहीं लगाऊंगी, यानी सैंड डीओ नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं नहाती हूँ, मुझे डीओ की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। ये तो कौन सी नंबर की थी? रेणु तो चौथे नंबर वाली बहन। अब देखिए, क्योंकि लेखिका ने दोनों बहनों के बारे में, जो कि लेखिका नहीं थी, जो लेखक नहीं बनी, ऐसी बहनों के बारे में बताना शुरू किया है। तो उसमें अभी तक चौथे नंबर वाली बहन रेणु के बारे में बताया था। अब वो तीसरे नंबर वाली बहन चित्रा के बारे में बता रही हैं कि वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। यानी कि जो तीसरे नंबर वाली बहन थी
वो कॉलेज पढ़ने जाती थी, लेकिन खुद पढ़ने से ज्यादा वो दूसरों को पढ़ाने में विश्वास रखती थी। और फिर क्या होता था, अंत में जब रिजल्ट आता था तो खुद के नंबर तो कम आते थे, क्योंकि खुद तो पढ़ने में रह जाती थी, दूसरों को पढ़ाने में लग जाती थी, और जो शागिर्द थे जिन्हें वो पढ़ाती थी वो उनके नंबर ज्यादा आ जाते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। यानी कि वो बिल्कुल जैसा वो सोचती थी वो करने में वो विश्वास रखती थी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसे जो लड़का पसंद आया उसने तुरंत कह दिया कि मुझे तो इसी लड़के से शादी करनी है। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। यानी कि उसे वो लड़का पसंद था, ये मम्मी पापा को तो पता नहीं था, लेकिन लड़के को भी पता नहीं था कि वो उसे पसंद करती है। ठीक है, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। यानी कि वो जिद्दी थी, वो कह रही, उसने लड़के के पास जाकर कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है और जो मैं सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो लड़के ने भी आगे कुछ नहीं किया, उसने भी हथियार डाल दिए और उसकी उसी लड़के के साथ शादी हो गई। यानी क्या बताया इसमें कि वो भी मनमोजी थी, जिद्दी थी। यानी लेखिका क्या बताना चाह रही है कि सबने अपने मन का किया, अपने मन में जो विचार थे, अपनी जो सोच थी, कभी भी हम लोगों में किसी ने दबाई नहीं। जो भी मन में जो भी विचार आते थे, जो हमारी सोच होती थी, हम उसे पूरा करने में लगे रहते थे। और परिवार भी हमारा ऐसा था कि कोई कभी रोक टोक नहीं करता था। जो बेटियों की सोच है, जो घर की औरतों की सोच है, वो उसे पूरा करते थे। औरतों और बेटियों को हमारे यहाँ पर दबाया नहीं जाता था, उनके मन के भावों को भी नहीं दबाया जाता था, उनके मन के भावों को उन्हें पूरा करने की इजाजत थी। लेखिका ये बताना चाह रही हैं और ये भी कहना चाह रही है, साथ समाज की स्त्रियों को ये संदेश देना चाह रही हैं कि हमें भी अपने मन में जो भी अच्छे विचार हैं, जो हम कर सकते हैं, हमारी जो अंदर प्रतिभा है, हमें उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हमें समाज के सामने उजागर करना चाहिए। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता के पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बाहर में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुला और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। यानी कि जो सबसे छोटी बहन थी वो थोड़ी और लोग सबसे कम खिसकी लगती थी, लेकिन जैसा पिताजी कहते रहे वैसा वो करती रही। पढ़ाई कर ली, जो जो उन्होंने पढ़ने को कहा सब पढ़ लिया और साथ में बीए वगैरह कर लिया। उसके बाद पिताजी ने जहाँ शादी की उनकी पसंद से शादी कर ली और फिर जैसे ही वो 30 साल की उम्र पार हुई वो भी घर गृहस्थी में लगी रही पहले तो, और फिर बाद में धीरे धीरे उनका भी मन लेखन की ओर चला गया और वो भी लिखने का रोग उसने भी लगा लिया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। कि हाँ ठीक है, हमने कभी भी घर बार को परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, ये हमने माना, लेकिन परंपरागत तरीके से चलाना मीन्स कि जैसे समय पर कोई आ रहा है तो भाई घर में पुरुष हैं तो हमें इनका ये काम करना है, ये भी करना है, समय समय पर सारे कार्य पूरे करने हैं, तो अपने काम भूल जाओ लेकिन औरों के सारे काम करके दो, और इस तरह से। तो वो कहती हैं कि बेशक हमने परंपरागत तरीके से घर बार को नहीं चलाया, लेखन में भी हम लगे रहे, कई बार काम को छोड़कर हम लिखने भी बैठ जाते थे, लेकिन कभी भी हमने उसे तोड़ा नहीं, यानी घर बार को कभी हमने तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, कि हमने शादी एक बार की और उसे चलाया, हमने उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं, कि चाहे तलाक लेने तक की एक बार नौबत आ गई लेकिन हमने तलाक नहीं लिया, यानी हमने अपनी गृहस्थी को डूबने नहीं दिया, उसे बचाकर चलते रहे। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। कि लेखिका की ये सोच थी कि जरूरी नहीं है हम इससे तलाक लें फिर हम दूसरी जगह कहीं और शादी करें, ऐसा करने से हमारा जीवन अच्छा नहीं बनता बल्कि और संकटों से घिरता जाता है। इससे तो अच्छा है कि हम एक ही घर में रहकर
और अपना प्रयोजन सिद्ध करते रहें, अपना जो लेखन है उसे करते रहें, अपनी मर्जी से जीते रहें। बस इतना ही काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बे यानी कि अलग अलग जो पार्टीशन होता है हॉल में, पिक्चर हॉल में, उसके लिए दड़बे कहा गया है। तो पहले के समय पर वहाँ बिहार की वो बात कर रही है कि छोटा सा कस्बा था, वहां पर मर्द औरतें तो क्या पति पत्नी भी साथ बैठकर हॉल में पिक्चर नहीं देखते थे, वो भी अलग अलग बॉक्स में बैठते थे, जहाँ पे मर्दों का अलग बॉक्स हुआ करता था और औरतों का अलग हुआ करता था। तो वो अलग अलग बैठकर मूवी या पिक्चर देखते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। लेखिका कह रही है कि वो दिल्ली कॉलेज में नौकरी करती थी और उन्होंने फिर उस नौकरी को छोड़कर वो वहां पर गई थी, क्योंकि लेखिका कहती है कि मुझे नाटक का बहुत शौक था। तो लेकिन वहां का जब मैंने माहौल देखा कि औरत मर्द आपस में जब बोलते ही नहीं तो एक साथ अभिनय कैसे करेंगे, तो मैं कुछ समय तो देखती रही लेकिन हार नहीं मानी। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने काफी लोगों को मना लिया और ऐसी औरतें जो कि पराये मर्दों के सामने क्या अपने मर्द के सामने मुंह नहीं खोलती थी, उन्हें पराये मर्दों के साथ अभिनय करने के लिए मैंने मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखिका क्योंकि समाज सेविका भी थी लेखिका, तो वो कहती हैं कि फिर उसके बाद हमने कई नाटक किए 4 साल तक, और जो भी नाटक से जो भी पैसा आता था उसे हम अकाल राहत कोष के लिए जमा कर लिया करते थे। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। अब लेखिका का ट्रांसफर उसके बाद बिहार से कहाँ हो गया, कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में हो गया। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। बागलकोट में उनके लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे, कि वहां पे पास में ही कुछ दूर पर कैथोलिक बिशप से मतलब ऐसे एक अपना ये मिशनरी स्कूल था। तो उन्होंने वहां के कैथोलिक बिशप से मतलब दरख्वास्त की, प्रार्थना की कि हमारे लिए भी एक स्कूल हमारे इस कस्बे में भी खोल दो, इस तरह का एक स्कूल, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम है इसलिए। तो पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी तो वो अगर उधर स्कूल खोलते तो वहाँ एडमिशन की प्रॉब्लम आती, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं असमर्थ हूँ। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार मीन्स आग्रह, कि मैंने क्या है कि लेखिका कह रही है कि मैंने उनसे कहा कि जो गैर क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन नहीं है, ऐसे बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं, इस लायक वो भी हैं। तो ऐसा बताते हुए मैंने उनके सामने आग्रह किया। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। कि ठीक है, उन्होंने कहा कि हम स्कूल तो खुलवा देंगे, लेकिन आपको हमें पहले ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो स्कूल आगे 100 सालों तक चलता रहेगा, वो स्कूल आगे बंद नहीं होगा। मुझे, यानी लेखिका बोली कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। लेखिका ने कहा कि मैं स्कूल तो छोड़िए, हम अपने जीवन के बारे में भी नहीं बता सकते हैं कि अगले कब तक चलने वाला है, तो मैं इसके लिए आपको यकीन कैसे दिला सकती हूँ। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो उन्होंने भी गुस्से में क्या कहा लेखिका से कि खुदा का शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे नहीं है, पढ़ने लायक किसके बच्चे हैं, पढ़ने के बच्चों की जो समस्या है वो किसकी है, आपकी, आपके बच्चों की है, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। लेखिका कह रही है उनकी बात कड़वी थी पर वो सच भी थी कि वो उनके बच्चों की समस्या नहीं, वो मेरे बच्चों की समस्या थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ।
मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। यानी कि लेखिका कह रही हैं कि भाई मेरा जो, मैं तो हमेशा से बचपन से आदत थी सही के आगे हम सिर झुकाते आए, मैंने उनकी बात को माना, लेकिन अपनी जिद पर मैं अड़ी रही कि मेरे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ेंगे। और वहां के कुछ खिसके लोगों से मतलब है लेखिका का, खिसके यहाँ पे बार बार ये जो आता है वर्ड, वो होता है कि जो लोग हमारी तरह ही, लेखिका कह रही है कि हमारी तरह ही जो अलग लीग से अलग हटकर काम करने की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने खिसके हुए लोगों को की संज्ञा दी है कि जो लीग परंपरा से हटके कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को खिसके लोगों ने कहा है। तो लेखिका कह रही है कि ऐसे खिसके लोगों की मतलब सहायता से मैंने स्कूल खोला। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला, वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से व्रत पूरा हो, मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला पा गए, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था तो प्राइमरी तक छोटे होते हैं बच्चे, इसलिए प्राइमरी स्कूल तक तो वहां पढ़ा लिया उनको, और फिर बाद में उनको और जहां पास में जो भी बड़े बड़े स्कूल थे उनमें सबको उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला मिल गया, एडमिशन मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। यानी कि सब कुछ मैं बहुत जिद्दी रही, मैंने बहुत से जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा किसी ने अगर मंच पाया, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में मेरे को प्रसिद्धि मिली तो वो थी मेरे लेखन से। कि मुझे अगर किसी चीज में प्रसिद्धि मिली तो किससे मिली, मुझे मेरे लेखन से मिली। और मैं इसीलिए मैं हमेशा लिखती रही, अपनी राह खुद तलाशती रही, अपने को आगे बढ़ाती रही। फिर वो कह रही हैं कि मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती थी। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर में मैं नहीं पहुंच सकती थी। वो कैसे कि 1950 की अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तर के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह भी ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेले पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। अब देखिए, अब इसमें क्या बताया है कि जो कह रही है कि मैं तो जिद्दी थी, लेकिन मेरी बहन रेणु मुझसे भी 4 कदम आगे थी जिद्दीपन में। तो कितनी जिद थी, जिद की हद देखिए कितनी बताई है कि दिल्ली में एक बार बहुत तेज बारिश हुई उनके समय पर। तो लेखिका कह रही है कि थोड़ी बारिश में ही दिल्ली तो नाले में उफान आ जाता था, नाले यानी छोटे छोटे और नाले सब में उफान आ जाता था और रोडें पानी से भर जाती थी, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं होता था। तो पूरी रात इतनी बारिश हुई कि सुबह बारिश रुक तो गई, लेकिन पानी सड़कों पर इतना भरा हुआ था कि ये मतलब स्कूल बस लेने नहीं आई। जाहिर है वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि इतना पानी बाढ़ के हालात जैसे हो रखे थे, तो स्कूल कैसे खुलता। तो बस लेने नहीं आई। तो जब रेणु को समझाया गया कि आपका स्कूल बंद है, तो वो कहती, किसने कहा, मैं कैसे मान लूं कि स्कूल बंद है। अब क्योंकि किसी के पास उसके जवाब नहीं था, किसी ने कहा, जो भी तर्क दिए होंगे कि शायद होगा, बारिश है तो बंद ही होगा, पर कंफर्म यानी कि सब किसी तरह से किसी को नहीं था। तो लेखिका की बहन जो थी वो जिद्दी थी, बोली नहीं, मैं तो जाकर ही आऊंगी और स्कूल तो मैं जाऊंगी। और वो पैदल ही, क्योंकि पानी तो बहुत लबालब भरा हुआ था, लेकिन बारिश नहीं थी, तो वो पैदल ही 2 मील दूर चल के स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंची तो क्या था कि स्कूल देखिए आप, वह वापस 2 मील, जैसा हमने कहा वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। चौकीदार ने भी देखा कि बताओ इतनी बारिश में पानी भरा है, ऐसे में भी ये बच्ची स्कूल आ गई है, वो भी एकदम से हैरान रह गया।
पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, लेकिन रेणु को इसका कोई दुख नहीं था। कि कई बार होता है ना, हम लोग अगर इतनी मेहनत करके कुछ कर ले और जब हमें कुछ बंद मिले तो कितना दुख होता है कि क्यों, अरे यार पहले से पता होता तो हम नहीं आते, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो ऐसा, लेकिन उसको कोई दुख नहीं था इस बात का। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेकिन सारे घर के जब वो गई तो सबने कहा, हमने पहले ही कहा था स्कूल बंद है, मत जा। तो वो क्या कहती है कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आप लोगों का कहना नहीं कहने का कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यानी लेखिका कह रही है यहाँ पे कि मैं अब सोचती हूँ कि वो जब अकेले जा रही थी, सड़कों पे लोग होंगे ही नहीं जब इतना ही पानी भरा था, तो फिर लेखिका कहती हैं कि वो चली जा रही थी, यानी कि उसका लक्ष्य क्या था, स्कूल, और उसको स्कूल पहुंचना ही था और वो स्कूल पहुंच गई, बेशक बंद था। तो लेखिका कह रही है कि इसी तरह का व्यवहार रख के हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। किसी भी मुसीबत कठिनाई को देखकर पीछे हटना नहीं चाहिए। तो सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, लेखिका ने कहा है। तो वो कहती हैं कि ऐसा इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए और भी प्रेरित होता है और भी मेहनत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। जैसे कि बागलकोट में स्कूल खोलने वाली जिद थी लेखिका की, अकेली थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जब बढ़ाया तो काफिला उनके साथ हुआ और उन्होंने उस कार्य को पूरा कर लिया। इसी तरह से कहती हैं कि इसीलिए उन्होंने कहा है कि ठीक है अकेलेपन है, लेकिन अगर हम बढ़ते हैं इस अकेलेपन के साथ भी तो हमें जरूर साथ आगे मिल जाता है और हमारा लक्ष्य पूरा होता है। अब देखिए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसमें लेखिका ने क्या बताया है कि किस तरह से हमें परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर हम कैसे जी सकते हैं, कैसे जिया जा सकता है। ये पाठ ऐसी औरतों के बारे में बताता है और ये पाठ हमें अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए भी प्रेरित करता है और अपनी स्वतंत्र सोच रखने के लिए भी प्रेरित करता है कि हमारी जो सोच है वो हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमारी जो सोच है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। हमें अपनी सोच को अपने तरीके से पूरा करना चाहिए, दूसरों पर डालकर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, ठीक है। और अपनी सोच के आधार पर अपनी राह पर चलने की ओर प्रेरित करता है। जो ये पाठ है ये हमें व्यक्तित्व को उभारने के साथ साथ स्वतंत्र सोच रखने को प्रेरित करता है और अपनी सोच के आधार पर अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। नानी के बारे में, दादी के बारे में, माँ के बारे में, है ना। नानी के बारे में तो क्या था कि वो पर्दानशी थी, लेकिन फिर भी अंत में उन्होंने, देखो जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाना चाहा, एक स्वतंत्रता सेनानी से। यानी कि कैसे कि वो अंदर घर में रहती थी, घर घुसती थी, पर्दा करती थी, कभी भी किसी से बात नहीं करती थी पराये मर्द से, फिर भी उनके मन में देखो देश के प्रति प्रेम था अंदर ही अंदर रहते हुए, जो कि बाद में प्रकट हुआ, उनके मरने से उस समय पहले प्रकट हुआ। फिर दूसरा था दादी का आपने पढ़ाई है कि वो सिर्फ 2 साड़ियां रखती थी, है ना। और 2 साड़ियां क्यों रखती थी, क्योंकि वो ज्यादा उन बाकी और आती थी तो वो दान में दे देती थी, कभी किसी को, लेकिन खुद 2 पे ही वो उन्होंने व्रत लिया हुआ था कि मैं ज्यादा दिखावे वाला जीवन नहीं जीऊंगी, 2 साड़ियों पर जीऊंगी, और अगर तीसरी मेरे पास कहीं से आ जाती है तो मैं जो जरूरतमंद है उसको दूंगी। और एक उनकी एक और थी दादी की कि किस तरह से उन्होंने लड़कियों की मांग की, और लड़की की मांग करने से क्या हुआ कि उनके परिवार में लड़कियों को मान सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके परिवार में लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। तीसरा, उन्होंने एक चोर को सही राह पर लाई थी अपने व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से, कुशल व्यवहार से वो एक चोर को सही रास्ते पर लाई थी।
तो ये तो हो गई नानी और दादी की। फिर माँ का था कि माँ बेशक पतली दुबली कोई काम नहीं करती थी, लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, वो देश प्रेम उनके मन में था। कभी भी वो हमेशा सच बोलती थी और किसी की भी बात को इधर से उधर नहीं करती थी, इसीलिए वो सबकी प्यारी थी, सब उन्हें प्यार करते थे, सबकी बात गोपनीय रखती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। और फिर लेखिका ने अपनी बहनों के बारे में बताया कि किस तरह से बहनें लेखन में कैसे जिद्दी थी। रेणु के बारे में बताया, चित्रा के बारे में बताया, अचला के बारे में बताया, है ना, और फिर खुद के बारे में भी बताया, ठीक है, अपनी बहन मंजुला के बारे में बताया। इस तरह से तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में किस तरह से औरतें थी और किस तरह से उन्होंने लीक से हटकर काम किया था। तो ये पार्ट हमारा अभी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर में देखिए, इसका पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। ठीक है, कि लेखिका ने, क्योंकि उनकी नानी जो थी वो उनकी मम्मी की शादी से के पहले ही मतलब खत्म हो चुकी थी, है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि उन्हें देखा तो नहीं था नानी को, लेकिन उनकी कहानियां सुनी थी। तो लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो देखिए इसका आंसर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना था कि वे अनपढ़ थी, फिर भी उनके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इस कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर उनसे अपनी इच्छा प्रकट की थी कि वे हमारी बेटी की शादी किसी देशभक्ति क्रांतिकारी से करवा दें, अंग्रेजों के किसी भी भक्त से नहीं। उनकी इस भावना में देश की आजादी का पवित्र भाव था। जीवन भर पर्दे में रहकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पर पुरुष से बात करने की हिम्मत दिखाई। इससे उनके ममतामय, स्पष्टवादी, संकोच रहित, साहसी व्यक्तित्व का और मन में समाई स्वतंत्रता की भावना का सहज पता चलता है। लेखिका उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित थी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न 1 कि साधारण भाषा में मैं समझाती हूँ आपको। जो ये था कि लेखिका क्यों उनके व्यक्तित्व से इसलिए प्रभावित थी क्योंकि वो शुरू से पर्दानशी थी, अनपढ़ थी, पर्दानशी थी, पर्दे में रहती थी, इतना कुछ जानती समझती नहीं थी। तो लोग क्या समझते थे, और एकदम साधारण व्यवहार था और साधारण पहनावा था उनका, जबकि उनके पति साहब थे, वकील थे। वो अपने पति के उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं करती थी, रहन सहन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन लोग उन्हें ऐसे ही समझते थे। लेकिन जब वो मरने वाली थी तो एकदम अंत में उन्होंने कहा, जो कि कभी किसी पराये मर्द से, क्या अपने मर्द के सामने नहीं बोलती थी, अपने पति के सामने नहीं बोलती थी, वो एकदम से उन्होंने कहा कि मुझे आपके क्रांतिकारी मित्र से मिलना है, प्यारेलाल शर्मा जी से। तो उनके जो वकील पति थे उन्होंने तुरंत अपने मित्र को बुलवा दिया और उन्होंने क्या इच्छा रखी उनके आगे कि मेरे पति तो साहब हैं, अगर ये लड़का ढूंढेंगे मेरी बेटी के लिए तो साहब ही ढूंढेंगे, यानी कोई अंग्रेजी लड़का ही ढूंढेंगे, विलायती रहन सहन वाला लड़का ही ढूंढेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हो। तो ऐसा हुआ और उनकी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही हुआ। तो इन्हीं गुणों के कारण लेखिका उनसे प्रभावित थी, उनकी स्पष्टवादिता से, उनके जो संकोच रहित, यानी उन्होंने अंत में संकोच नहीं किया, ऐसे जीवन से वो प्रभावित थी। उसके बाद देखिए, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो इसमें है कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो देखिए, लेखिका की नानी यद्यपि अनपढ़, पर्दा करने वाली और परंपरागत जीवन जीने वाली थी और आजादी के आंदोलन में उनका सक्रिय योगदान नहीं था, तथापि यह सक्रिय योगदान यानी कि खुद वो जा जाकर वहां आंदोलन में हिस्सा बेशक नहीं ले रही थी, तथापि वे आजादी का महत्व समझती थी, लेकिन फिर भी वो आजादी का महत्व समझती थी। इसलिए वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह आजादी के सिपाही किसी नौजवान से कराना चाहती थी। इसी कारण अपनी मृत्यु का आभास होने पर उन्होंने पति से अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाने का आग्रह किया।
उनके आने पर लेखिका की नानी ने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर इसकी शादी करवा दीजिएगा। इस कारण उन्होंने एक ऐसे होनहार युवक से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी जो आजादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस प्रकार लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। यानी कि अपने शब्दों में अगर हम चाहें, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, तो लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में इस प्रकार की भागीदारी रही कि वो सक्रिय रूप से तो आजादी के आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी। सक्रिय रूप से यानी कि आंदोलनों में जाकर वो भाग नहीं ले रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके देशभक्ति की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, जबकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो इसलिए जब उनकी पुत्री के विवाह की बात आई, वो उनका अंतिम समय आया, तो उन्होंने सोचा मेरे मरने के बाद मेरे जो वकील पति हैं वो भी किसी विलायती से मेरी बेटी का विवाह कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी जो प्यारे लाल जी थे, उनके पति के मित्र, उनको बुलवाया और उनसे वचन लिया कि आप मेरी पुत्री के लिए वर ढूंढेंगे, और वो वर होना चाहिए कौन? स्वतंत्रता सेनानी। तो इससे पता चलता है कि वो किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार थी, यानी कि उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। तो इससे लगता है कि वो एक देश प्रेमी थी और स्वतंत्रता में हिस्सा लेना चाहती थी। थर्ड है, देखिए, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो लेखिका की माँ के व्यक्तित्व देखिए कैसा था। लेखिका की माँ असाधारण व्यक्तित्व की थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और किसी की गोपनीय बात को कभी दूसरे से नहीं कहती थी। इसके साथ ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। वे निष्पक्ष, ईमानदार तथा सिद्धांतों पर चलने वाली थी। इसी कारण घर में उनका सम्मान होता था। घर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी और उसी को अंतिम माना जाता था। उनका सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। ये उनकी चरित्रगत विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी उनकी? एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वो कभी भी गोपनीय किसी की बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाती थी, यानी बात को इधर से उधर नहीं करती थी। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी काम करती थी वो। ठीक है, यानी किताबें पढ़ती थी, जो आता था उनसे चर्चा करती थी। वो निष्पक्ष थी, कभी भी पक्षपात व्यवहार नहीं, भेदभाव नहीं करती थी। ईमानदार थी, सिद्धांतों पर चलने वाली थी। इसी कारण घर में उनको लोगों का मान सम्मान मिला हुआ था, बेशक वो घर में कोई कार्य नहीं करती थी। और घर के सभी महत्वपूर्ण कार्य जब होते थे, कोई भी घर में कोई भी काम होता था, तो उनसे राय जरूर ली जाती थी और उसी को अंतिम माना जाता था। और जो वो फैसला देती थी उसी को अंतिम माना जाता था। जो उनकी राय होती थी उसी को अंतिम माना जाता था। उनका सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीत जाता था। क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें कि वो पतली दुबली थी, काम नहीं कर पाती थी, घर में उनसे कोई काम भी नहीं करवाता था। कहा कि हाथी कोई जोतने के लिए नहीं, हमारे पास बैल है, ऐसा हमने लाइन पढ़ी थी उस चैप्टर में। तो उनसे कोई काम भी नहीं कराया जाता था, इसलिए उनका समय किसमें बीतता था? किताबें पढ़ने और साहित्य की चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। यह उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी। इसी का ख है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। ठीक है, कि लेखिका की दादी के घर का माहौल जो था कैसा था, उसका हमें उसके बारे में बताना है ना। तो देखिए कैसा था कि लेखिका की दादी के घर का माहौल परंपरागत नहीं था, यानी कि पुराने समय जैसा नहीं था। उसमें परिवार के सदस्यों को बंदी बंधाई लीक से हटकर चलने की छूट थी, कि उसमें किसी को बंदिशें नहीं थी कि तुम्हें हमारे ये पहले से चला रहा है, तुम्हें ऐसे ही करना है। बहू घर का काम करती आ रही है तो उन्हें काम ही करना है। पर्दा चल रहा है तो पर्दा करना ही करना है। या बेटियां हैं तो बेटी होने पर दुख प्रकट करते थे पहले के लोग तो बहुत ज्यादा, तो वे बेटी हुई है तो दुखी होना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या लिखा है? लेखिका की दादी के घर का माहौल परंपरागत नहीं था।
उसमें परिवार के सदस्यों को बंदी बंधाई लीग से हटकर चलने की छूट थी। स्वयं दादी पर अपरिग्रह की सनक सवार थी। लेखिका की परदादी को लड़की लड़के में भेदभाव नहीं था। इसी कारण जब लेखिका की मां गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर भगवान से लड़की होने की मन्नत मांगी थी। इसी प्रकार लेखिका की दादी भी पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। इस प्रकार घर में वैचारिक समानता का वातावरण था। लेखिका की माँ का कुछ भी काम ना कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती थी, किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनती थी। लेखिका के दादाजी अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। इतना सब होते हुए भी घर की स्त्रियां अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। ठीक है, तो हम ये उनके घर का माहौल था। अपने शब्दों में हम अगर कहें तो उनके घर में सबको अपने अपने तरीके से जीने की छूट थी। परंपराओं में कोई भी बंधा हुआ नहीं था। जैसे कि लेखिका की माँ थी, वो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेती थी, किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनकर अपना समय बिताती थी, घर के कार्यों में वो हिस्सा नहीं लेती थी। और इसके अलावा एक ये भी था उनके घर में कि उनकी दादी ने पहली लड़की मांगी तो परदादी ने, तो दादी ने भी उसकी सहमति दी। यानी औरतों में एक ही मत था कि उन्होंने भी सहमति दी पहली पोती गोद में खिलाने की। इसके अलावा देखो एक ये था कि उनके घर में अगर किसी का पत्र आता है तो कोई दूसरा उसे नहीं खोलता, चाहे वो एक बहन के लिए एक दूसरी बहन का ही पत्र क्यों ना हो, लेकिन उसे घर में जिसके नाम आता था वही खोलता था, दूसरा उसे कोई हाथ नहीं लगाता था। ये सारी छूट थी, अपना निजी जीवन जीने की सबको स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो ये पुराने समय से हटकर नए समय की ओर बढ़ने की ओर प्रेरित करते हुए पाठ है ये वाला। अब देखिए, अभी हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3, प्रश्न 1, 2 और 3 हमने पूरा कर लिया है। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। ठीक, लेखिका की परदादी को प्रचलित परंपरा से बाहर चलने का शौक था। इस कारण वह स्वयं को सबसे अलग दिखाना चाहती थी। ठीक है, क्या बोला इसमें कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी, है ना। तो इसमें क्या है, हमें अपनी कल्पना से लिखना है। तो हम लिख रहे हैं कि लेखिका की परदादी को प्रचलित परंपराओं से बाहर चलने का शौक था। प्रचलित यानी जो परंपराएं इस समय पर चल रही थी दादी के समय पर, उन परंपराओं से अलग हटकर चलने का शौक था। इस कारण वह स्वयं को सबसे अलग दिखाना चाहती थी। समाज में अधिकतर लोगों की अभिलाषा रहती है कि घर में पहली संतान पुत्र हो, परंतु परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी, क्योंकि वे पुत्री को पुत्र की अपेक्षा घर के काम में हाथ बटाने वाली तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाली मानती थी। परदादी का विचार होगा कि बेटी बड़ी होकर घर परिवार को अच्छी तरह चलाती है तथा उसकी शादी पर कन्यादान करने का पुण्य भी मिलता है। बेटी जन्मजात स्नेही स्वभाव की होती है, इस कारण भी परदादी ने लड़की पैदा होने की कामना की होगी। संभवतः नारीवाद होने से भी उन्होंने लड़की पैदा होने की कामना की होगी। अब देखो, क्योंकि उस समय पर नारीवाद भी चल रहा था स्वतंत्रता के साथ साथ, तो लेखिका ने मतलब हम जो कल्पना करके हम लिख रहे हैं वो यही है कि उन्हें लीग से हटकर चलने का शौक था। उस समय पर जो परंपराएं प्रचलित थी उससे हटकर वो काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पतोहू के पहली पुत्री मांगी। और उनका ये भी मानना था कि जो पुत्री होती है वो स्नेही स्वभाव की होती है, काम करने वाली होती है, माँ बाप का घर के कामों में हाथ बटाती है, और जब दूर भी चली जाती है, अपने घर भी चली जाती है, उसके बाद भी वो अपने माँ बाप की पूरी देख रेख करने का प्रयास करती है। वहाँ बैठ के भी वो उनकी चिंता करती है, उनके बारे में सोचती है, और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाली होती है। और इसीलिए, और क्या है कि साथ में अगर कन्या का दान करते हैं तो पुण्य मिलता है। ये भी उस समय पर बड़े बूढ़ों की विचारधारा थी, और इसीलिए उन्होंने क्या है कि लड़की पैदा होने की कामना की होगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन 5, प्रश्न 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह
सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कि वो चोर वाली बात है यहाँ पे कि दादी ने किस तरह से चोर को बिना डराए धमकाए किस तरह से अपना सही राह पर ला दिया था। तो देखिए इस पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव देने के बजाय उसके साथ सहजता से ही व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपनी दादी ने भी यही किया। नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो मुखर विरोध किया और ना समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर चलती रही। परिणाम स्वरूप समय आने पर वे मनवांछित कार्य कर सकी। यानी कि जैसे क्या लेखिका की नानी ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने अपने पति जो अंग्रेज भक्त थे उनका कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, जबकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी और पति अंग्रेजों के भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपने पति का कभी भी विरोध नहीं किया और ना ही कभी उनका समर्थन किया। वो जैसा करते रहे वो करती रही और देखती रही चुपचाप। उन्होंने उनका कभी भी किसी तरह से विरोध नहीं किया, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। तो क्या हुआ कि वो जीवन भर इन्हीं आदर्शों पर चली कि उन्होंने कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा। तो उनके पति ने अंतिम समय पर उनकी बात को माना और अंग्रेजों के भक्त होते हुए भी उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से किया। इसी प्रकार लेखिका की माँ ने दादी ने चोर के साथ सहजता का व्यवहार किया। उन्होंने चोर को ना तो पकड़ा, ना पिटवाया, ना फटकारा, अपितु उससे सेवा ली और आत्मीयता प्रकट कर अपना पुत्र बना लिया। इस तरह उन्होंने उसकी पूरी मानसिकता को ही बदल दिया और वह चोरी छोड़कर खेती करने लगा। अतः ये कथन सत्य है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो हमने इसमें 2 उदाहरण पढ़े कि किस तरह से हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। एक तो नानी वाला कि उन्होंने अपने पति अंग्रेजों के भक्त थे, जबकि उस समय पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। वो चुपचाप इस बात को सहन करती रही, देखती रही कि पति जो भी कर रहे हैं ठीक है। उन्होंने कभी भी अपने पति का विरोध नहीं किया, जबकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। लेकिन अंत में जब उन्होंने अपने अंग्रेज भक्त पति के आगे अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करने की बात रखी तो वो मान गए। ये इसी का फल था कि वो उनके व्यवहार से प्रसन्न थे, खुश थे, इसीलिए उन्होंने उनकी बात को माना। दूसरा उदाहरण दादी वाला कि किस तरह से वो परदादी मतलब चोर वाली बात कि चोर आता है चोरी करने के लिए, लेकिन परदादी उससे क्या है कि पकड़वाने के बजाय, शोर मचाने के बजाय, बल्कि उसे अपना झूठा पानी पिलाकर कहती है कि आज से हम दोनों माँ बेटी हुए, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, चोरी करनी है या सही रास्ते पर चलना है। तो चोर जो है वो दादी की बात पर देखकर और वो क्या है चोरी करना छोड़कर और खेती के काम में लग जाता है। तो लेखिका कहती है अब तक भी वो हमने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं लेकिन खेती से ही अपना जीवन जी रहे हैं। तो किस तरह से परदादी चोर को सही रास्ते पर ले आई बिना डराए धमकाए, इस तरह से। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया अपना। अब है क्वेश्चन 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए कि ये बात सत्य है कि शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके प्रति सरकार और समाज को सजग रहना चाहिए। लेखिका ने भी बच्चों को शिक्षा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बांगलकोट में जब पहुंची तो वहां उसके 2 बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने वहां एक अच्छा स्कूल खोलने की कोशिश की। इसके लिए उसने प्रयास रूप में कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वहां एक स्कूल खोलें, परंतु बिशप के तैयार न होने पर लेखिका ने अपने प्रयासों से कुछ उत्साही लोगों को साथ लेकर वहां प्राइमरी स्कूल खुलवाया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। उस विद्यालय में सामान्य वर्ग के साथ अफसरों तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इसलिए। तो ये था कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयास क्या थे वो हमने पढ़े भी थे अभी, और अभी मैंने आंसर में भी बताया है कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उनके 2 बच्चे थे उनको भी उन्हें पढ़ाना था, और जब वो देखा कि वहाँ और भी ऐसे बच्चे हैं तो उन्होंने पहले तो वहाँ के कैथोलिक बिशप से विनती की, प्रार्थना की ऐसा करने के लिए। जब उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दिया, तैयार नहीं हुए बिशप,
तो लेखिका ने खुद प्रयास किए और कुछ और लोग जो कि ऐसे उत्साही लोग थे जो उन कार्यों को करने के लिए तत्पर थे, उनको साथ लिया और उन्होंने वहां पर एक स्कूल खोला। और उस स्कूल में अपने बच्चे तो थे ही उनके खुद के, उसके साथ साथ सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ साथ अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। और उस स्कूल में पढ़ने के बाद, क्योंकि वो प्राइमरी था, उसके बाद वो आसपास के स्कूलों में उनको एडमिशन आसानी से, अच्छे स्कूलों में आसानी से मिल गया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 6। अब देखो, अब हम आते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 में देखिए, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो अब देखिए, हमने कि कैसे लोगों को देखा जाता है अधिक श्रद्धा भाव से? जो सद्गुणी होते हैं, जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, है ना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको श्रद्धा भाव से लोग देखते हैं, है ना। तो श्रद्धा का आधार सद्गुण ही होते हैं, यानी कि श्रद्धा का आधार क्या होते हैं? सद्गुण। सद्गुणी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। पाठ के आधार पर निम्नलिखित जनों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा गया, यानी कि जिनमें अच्छे गुण होते हैं उन्हीं को ही श्रद्धा भाव से देखा जाता है। और पाठ के आधार पर हमें बताना है, तो पाठ के आधार पर निम्न लोग थे जिनको की श्रद्धा भाव से, अत्यधिक श्रद्धा भाव से देखा गया। वो थे लेखिका की नानी। अपने जीवन में इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उन्होंने परिवार और समाज से विरोध लेकर अपनी पुत्री का विवाह देश प्रेमी क्रांतिकारी से करने की बात कही। अब लेखिका की नानी थी पहले तो, जो कि श्रद्धे का पात्र बनी। लेखिका उनके मतलब उनके गुणों को उन्होंने ग्रहण किया। लेखिका ने भी नानी के उनके गुणों से प्रभावित हुई लेखिका। तो वो कहती हैं कि श्रद्धे का पात्र सबसे पहले वो बनी, क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार और समाज का विरोध करके, उनसे अलग जाकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। तो समाज और परिवार का विरोध क्यों किया? क्योंकि उनके पति जो थे वो एक वकील थे, बाहर विलायत जाकर वकालत पढ़कर आए थे, और उनका रहन सहन और तौर तरीके सब विलायती थे। अंग्रेजों के वो भक्त थे। अंग्रेजी सरकार थी उस समय पर, वो उन्हीं की नौकरी कर रहे थे। तो लेकिन ऐसे घर में होते हुए भी, उनकी पत्नी होते हुए भी, लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करने की बात रखी। तो इसलिए वो उनके अंदर क्या उत्पन्न थी? क्या थी? देशभक्ति की भावना। और यही देशभक्ति और देश प्रेम की भावना उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा जगाती है। ठीक है। दूसरा है लेखिका की परदादी। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उन्होंने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प लिया था। संचय यानी एकत्रित करना, कि उन्होंने 2 साड़ियों से ज्यादा, धोतियों में साड़ी की, उन्होंने 2 साड़ियों से ज्यादा इकट्ठी करने का संकल्प लिया था, कि वो 2 साड़ियों से ज्यादा कभी साड़ी नहीं लेंगी। उन्होंने परंपरा के विरुद्ध लड़के के बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी थी, और उन्हें लड़कों से ज्यादा प्रिय लड़कियां थी, और उन्होंने भगवान से अपनी पतों के पहली लड़की हो यह मन्नत मांगी थी। तो 2 बातें थी उनकी, एक तो कि 2 धोतियों से ज्यादा वो नहीं रखती थी, अगर तीसरी आ जाती थी तो वो किसी को जो जरूरतमंद होता था उसे दे देती थी, पर अब खुद काम में नहीं लेती थी। 2 से ज्यादा वो साड़ियां अपने पास नहीं रखती थी। दूसरी कि उन्होंने लड़के के, जबकि उस समय पर लड़कों का ज्यादा मन में यूं था कि लोगों को लड़कों का रहता था कि लड़का हो, लेकिन उस समय पर भी लेखिका की जो परदादी थी उन्हें लड़की चाहिए थी। तो ये दोनों ही बातें उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न करती हैं। तीसरा है लेखिका की माता। वो इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। कभी किसी से झूठ नहीं बोला और कभी किसी की गोपनीय बात किसी अन्य से नहीं की, कि उनकी जो व्यवहार था, उनका जो आचरण था, वो
हमारे लिए उनके लिए श्रद्धा, मतलब हमारे मन में इसीलिए उनके मन में इसीलिए हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो देशभक्ति भक्त थी, स्वतंत्रता के आंदोलनों में भाग ले रही थी। दूसरा, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तीसरा, वो कभी भी किसी की बात को इधर से उधर नहीं करती थी। तो यही बात थी कि वो उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये सभी जन अपने आप में सच्चे और दृढ़ निश्चयी थे, इसीलिए इन्हें पूर्ण सम्मान मिला और इनके प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। तो ठीक है, कौन कौन थे? लेखिका की नानी, लेखिका की परदादी और लेखिका की माँ। ये तीनों के बारे में लेखिका ने बताया है कि वो किस तरह से तीनों श्रद्धा के पात्र थी, किस कारण से वो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र बनी। अब हम आते हैं प्रश्न 8 पर। ठीक है, प्रश्न 8 है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो किसकी बात हो रही थी? रेणु की, है ना। तो हमें यहाँ पर रेणु के और उनके बारे में बताना है कि लेखिका और उसकी छोटी बहन रेणु में अकेले अपने चुने रास्ते पर चलने का दृढ़ साहस था। ठीक है, लेखिका ने अपने साहस के बल पर बिहार के रूढ़िवादी लोगों के बीच रहकर नारी जागृति का कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को पर पुरुषों के साथ नाटक में काम करने के लिए प्रेरित किया। बांगलकोट में बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया। इसी प्रकार लेखिका की बहन रेणु भी अपनी हठी स्वभाव की धनी थी। वह स्कूल की बस न आने पर, सबके मना करने पर भी भयंकर वर्षा के बीच पैदल ही स्कूल चली गई। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों मौलिक व्यक्तित्व एवं स्वतंत्र सोच की धनी थी और अपनी सोच के आधार पर अपनी राह पर चलने की हिम्मत रखती थी। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यानी कि दोनों बहनें ही क्या थी? जिद्दी थी। लेखिका ने कहा ना कि मैं भी जिद्दी थी, उन्होंने भी जिद में क्या है कि बिहार में भी लोग, जबकि लोग आपस में पराये मर्द से बातें नहीं करते थे, पर्दा करते थे और पति पत्नी भी अलग अलग बैठकर पिक्चर देखते थे, इस तरह का माहौल था। लेकिन इस तरह के माहौल में भी लेखिका ने वहां जाकर लोगों को इस तरह से मतलब मना लिया कि औरतें दूसरे आदमियों के साथ भी अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमियों के साथ भी नाटक में काम करने के लिए तैयार हो गई और नाटक किया। 4 साल तक नाटक किया उन्होंने। उसके बाद लेखिक अकाल राजकोष के लिए पैसा जमा किया नाटक कर करके। और उसके बाद लेखिका के पति या लेखिका जो उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया? कर्नाटक में हो गया। कहाँ? बांगलकोट। वहां पर जाकर भी लेखिका ने एक जिद और पूरी की अपनी, कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। तो उन्होंने वहाँ पर, जबकि कैथोलिक बिशप से काफ़ी उनकी अनबन हुई, उसके बावजूद उनको जिद पर आ गई और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक प्राइमरी और लोगों का साथ मिला उन्हें और उन्होंने वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोला। उसमें उनके बच्चों के साथ साथ सामान्य वर्ग के और बच्चे और अफसरों के बच्चे भी उसमें पढ़ते थे। और प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद फिर उनके बाद उनको और स्कूलों में आसानी से एडमिशन, दाखिला मिल गया। फिर उन्होंने बताया कि वो तो जिद्दी थी, उन्होंने इस तरह से अपनी जिद्दें पूरी की। उसी तरह से उनकी बहन रेणु के बारे में उन्होंने बताया कि दिल्ली में किस तरह से हमने वो पढ़ा था कि बहुत तेज बारिश हुई, सड़कें लबालब पानी से भर गई। लेकिन ऐसे में भी जो लेखिका की बहन थी, मना करने के बावजूद वो 2 मील पैदल चलकर, क्योंकि उसकी जिद थी कि नहीं, कौन कहता है स्कूल बंद है, किसने कहा, मुझे तो स्कूल जाना है। तो वो पैदल चलकर स्कूल गई और जब स्कूल से लौटकर आई, वहां गई पहुंची तो स्कूल बंद था, लेकिन वो वहां जाकर आई, ये उसकी जिद ही थी। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों एक अलग व्यक्तित्व या कुछ नया करने वाले व्यक्तित्व, है ना, मौलिक व्यक्तित्व, कुछ नया करने वाला व्यक्तित्व रखती थी एवं स्वतंत्र सोच की धनी थी। यानी कि उनकी सोच स्वतंत्र थी, वो किसी और की बात पर ये नहीं कि किसने कह दिया उसी आधार पर चलना है, अपने मन में जो आया वो करना है। स्वतंत्र सोच की धनी थी और अपनी सोच के आधार पर अपनी राह पर चलने की हिम्मत भी रखती थी। और यही जो सोच है, यही जो सीख है, वो लेखिका हमें
समाज की स्त्रियों को देना चाहती है कि हमें दबकर नहीं, परंपरागत तरीके से बेशक हमें जीना चाहिए, परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने भी कभी भी परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मेरी शादी तलाक के कगार तक आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे टूटने नहीं दिया। उसी घर में रहकर मैं अपना लेखन लिखती रही, जीती रही और अपना जीवन बिताती रही। ये इसके लिए परंपरागत तरीके से चलते हुए हमें अपने आप को लेकिन दबाना नहीं चाहिए। हमें अपने मन की बात, अपने मन के जो विचार हैं, अपने अंदर जो भी करने का हमने जो सोच आती है हमारे अंदर, उसे हमें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे पूरा करना चाहिए। यही सीख हमें यहाँ पर लेखिका देना चाहती है। इसी और हमें इस पाठ के माध्यम से वो प्रेरित करना चाहती हैं कि हमें अपने मन को कभी दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ हमारा पूरा हुआ, पार्ट कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, प्रश्नोत्तर हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसे कर लीजिए। हाँ, और एक चीज और कि जैसे बच्चे जो प्रश्नोत्तर मैं बार बार कह चुकी हूँ कि आप पहले भी करते आए हो, लेखक परिचय, शब्दार्थ, कवि परिचय, ये आपको करना है, भावार्थ आपको करना है। फिर भी अभी जैसे मेरे पास एक वीडियो आया था कॉपी चेक करवाने के लिए, तो मैं ये कहूंगी कि आप वीडियो ना भेजें बनाकर इस तरह से पेजेस पलटकर, क्योंकि मैं उसमें आपके आंसर्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, ना ही आपने कोई गलत वर्ड लिखे हैं तो मैं वो नहीं देख पा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कॉपी चेक करवाना तो आप पीडीएफ बनाइए, उनके एक पेजेस की पिक्चर खींच के एक पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ के रूप में आप मुझे भेज दीजिए। मैं उसको आपकी जो भी करेक्शन होगा, जो भी गलतियां होंगी वो मैं करके आपको भेज सकूं जिससे, तो आप इस तरह से भेजिए। थैंक यू।